जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द राज रिसर्च सेंटर में। और आज हम क्लास की 11th क्लास की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आइए समझते हैं इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। पहला चीज़ सीखेंगे अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, और जो अर्थव्यवस्था होती है वो कितने प्रकार की होती है, और जो अर्थशास्त्र होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो क्लास 11th में बुक व्यष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था से। क्या है ये अर्थव्यवस्था? यानी अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय उस स्थिति से, एक ऐसे प्रणाली से है जहाँ लोग आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रिया करके, समझना वर्डों को, अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जहाँ लोग आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रिया करके जीवन यापन करता हो, ऐसी व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था करते हैं। यहाँ दोस्तों दो वर्ड हैं, एक आर्थिक और दूसरा वर्ड है गैर आर्थिक। आर्थिक का मतलब वह क्रियाएं होती हैं, आर्थिक का मतलब वह क्रियाएं होती हैं जहाँ लोग काम करने के बदले क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। ऐसे क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई आप डॉक्टर के पास गए, तो उस डॉक्टर से आपने काम करवाया, तो डॉक्टर के बदले आपने उसको फीस पेमेंट की, तो जो फीस पेमेंट की वो किस में आएगा, आर्थिक गतिविधि। होटल में गए, खाना खाया, पैसा दिया, आर्थिक गतिविधि। बस में गए, टिकट कटाई, आर्थिक गतिविधि। रेलवे में गए, टिकट कटाई, आर्थिक गतिविधि। कोई दुकान सामान खरीदा, उसको पैसा दिया, वो सब क्या है, आर्थिक गतिविधि। यानी आर्थिक गतिविधि वह विधि होती है जहाँ लोग पैसे देकर कुछ कमाए, ऐसी गतिविधि को आर्थिक गतिविधि कहते हैं। लेकिन गैर आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जहाँ लोग काम तो करते हैं लेकिन उसके बदले पैसे नहीं मिलता। हाँ, जहाँ लोग काम करते हैं लेकिन उसके बदले पैसे नहीं मिलता, ऐसी गतिविधि को हम बोलते हैं गैर आर्थिक क्रियाएं। फॉर एग्जाम्पल के लिए गैर आर्थिक क्रियाएं, एग्जाम्पल के लिए हमारे जो घर में हमारी माता होती हैं, या फिर हमारी जो माँ होती हैं, या जो हमारी सिस्टर्स बहनें होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारे लिए खाना बनाती हैं। तो खाना बनाती हैं तो उसके बदले क्या वो पैसे लेती हैं, नहीं लेती। ऐसी क्रिया को हम गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी जहाँ पे जिस देश के अंदर अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहाँ आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रिया करके लोग जीवन यापन करें, जिंदा रहे, ऐसी क्रिया को हम गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए रेलवे, कारखाने हो गए, और घर में माता बहनें और माँ द्वारा बनाई गई सर्विस दी गई सेवाओं को हम क्या बोलते हैं, गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। ऐसी प्रणाली को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में देखा जाए तो तीन प्रकार के, कितने प्रकार दोस्तों, तीन प्रकार के हैं। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। बोलो साथ साथ, पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों कौन सा तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो एक अगर समझते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक गतिविधि होती है जहां पर पूरी अर्थव्यवस्था की क्रिया एक निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। यानी देश के अंदर प्रोडक्शन से लेकर सप्लाई तक की गतिविधि, यानी डिमांड वगैरह, सप्लाई, डिमांड तो पब्लिक करेगी और सप्लाई कौन करेगा, एक पब्लिक ही करेगा। यानी देश के अंदर पूरी इकोनॉमिक गतिविधि एक निजी व्यक्ति या एक कंपनी के हाथ में होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सरकार जो होती है ऐसे इकोनॉमी में कम ही इंटरफेयर करती है, ना के बराबर क्या करती है, हस्तक्षेप करती है, हस्तक्षेप नहीं करती है। और जैसे उदाहरण के लिए इनका उद्देश्य, ये चीज़ याद रखना, इनका मेन मोटिव यही होता है कि ज़्यादा क्या करो, लाभ कमाओ। फॉर एग्जाम्पल के लिए यूएसए, आप अमेरिका की अर्थव्यवस्था देखोगे तो वो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और इनका एक ही उद्देश्य ज़्यादा लाभ कमाना। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ सारी आर्थिक गतिविधि एक निजी व्यक्ति के हाथ में होती है, इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसे सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। ये अमेरिका में, इसे आप स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कह सकते हो या बाजार मूलक अर्थव्यवस्था भी कह सकते हो। इसे पूंजीवादी के दूसरे नाम है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था। अब आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमिक। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां सारा नियंत्रण एक सरकार के हाथ में होता है, एक निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। सारा नियंत्रण किसके हाथ में होता है दोस्तों, एक सरकार के हाथ में होता है। दूसरा, इनका एक ही उद्देश्य होता है, ज़्यादा क्या करना, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खान पान इत्यादि का क्या करना, ध्यान देना। और इनका जो सरकार होती है वो हर एक कार्य में हस्तक्षेप करती है। अगर आपको इंडस्ट्री लगाना है सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, आपको कोई नया दुकान खोलना है सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। यानी हर एक चीज़ों में सरकार क्या करती है, इंटरफेयर करती है। जैसे कि रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसे हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था या केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। कौन कौन सा, नियंत्रित और केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। और लास्ट में आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था से मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था समझते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों मिलकर काम करते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पे पूंजीवादी भी और समाजवादी भी लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। दूसरा, इनका जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक कल्याण करता है, और सरकार कभी कभी क्या करती है, हस्तक्षेप करती रहती है। एग्जाम्पल के लिए भारत। अब मन में आपके क्वेश्चन आना चाहिए कि भारत ने मिश्रित क्यों अपनाया। भारत का कितना अच्छा ऑप्शन था, या तो पूंजीवादी अपना लेता या फिर समाजवादी अपना लेता।
तो भारत ने मिश्रित क्यों अपनाया, समझो। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था इसने अपनाई क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, दोनों ही अर्थव्यवस्था में कुछ खूबियां तो हैं लेकिन कुछ खामियां भी है, यानी अच्छाई तो है और बुराई है। जिसे कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू है, अगर सिक्का उछालोगे तो हेड या टेल आएगा। तो वैसे ही समाजवादी और पूंजीवादी में कुछ कुछ क्या थी, बुराइयां थी। जैसे कि मान लो कोई देश पूंजीवादी अपनाता है, तो ऐसे जब कोई देश पूंजीवादी अपनाता है तो उसे देश की अर्थव्यवस्था बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, बहुत जल्दी बढ़ती है। जैसे अमेरिका आज वर्ल्ड की फर्स्ट इकोनॉमिक पावर है, लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये जाएगा कि जिस देश में पूंजीवादी है उस देश के अंदर गरीब लोग सांस नहीं ले सकते। सांस मतलब ये हुआ कि वहाँ गरीब व्यक्ति के खान पीने की सुविधाएं अच्छी नहीं होती, ये सब। दूसरा, अगर कोई देश समाजवादी अपना लेता है तो समाजवादी के अंदर जो है एक व्यक्ति के सोशल वेलफेयर, भौतिक सुख सुविधा में बहुत वृद्धि होती है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रुक जाती है। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है तो धीरे धीरे जो व्यक्ति को सुख सुविधा मिल रही है, जो व्यक्ति को सुख सुविधा मिल रही है उसमें क्या गिरावट आ जाती है। तो इसको देखते हुए भारत ने ना तो पूंजीवादी अपनाया और ना ही समाजवादी, ना तो कैपिटलिस्ट अपनाया और ना ही कम्युनिस्ट। भारत ने अपना लिया मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमिक अपना लिए, से हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप तो को यहाँ तक समझ आएगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, यहाँ समझ गया। अब हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र। क्या दोस्तों सॉरी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या होता है, समझो। दुर्लभता के कारण, ये वर्ड याद रखना, दुर्लभता, आगे समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। दुर्लभता के कारण उत्पन्न हुई चयन की समस्या को क्या कहते हैं, देखो, दुर्लभता के कारण उत्पन्न हुई चयन की समस्या से है जहां संसाधन और मानवीय आवश्यकताओं के बीच सर्वश्रेष्ठ जोड़े को बताता है। दुर्लभता का मतलब होता है दोस्तों जहां पर किसी भी वस्तु की डिमांड ज़्यादा हो, किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो ऐसे में जो वस्तु है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसे हम दुर्लभता कहते हैं। और इसी दुर्लभता के कारण जब देश के अंदर दुर्लभता बढ़ जाती है तो देश के अंदर चयन की समस्या उत्पन्न होती है। चयन की समस्या में कोई एक फैक्टर नहीं है, इसके बहुत से फैक्टर हैं। जैसे पहला दुर्लभता खुद हो गया, दूसरा लोगों की आवश्यकताएं कभी खत्म ही नहीं होती, लोगों की इच्छाएं जो क्या है वो असीमित है, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। और तीसरा चीज़ ये है कि हर एक वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग है मेरे भाइयों। कौन सा प्रयोग है, वैकल्पिक प्रयोग है, जिसके कारण कभी भी चयन की समस्या उत्पन्न होगी ही, कभी खत्म नहीं हो सकती है। क्योंकि चयन की समस्या कहती है कि संसाधन, देखो एक समय था जब दुनिया में ह्यूमंस कम थे, यानी पॉपुलेशन कम थी और जो सप्लाई था रिसोर्सेज का वो ज़्यादा था और डिमांड क्या था, कम। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों की संख्या बढ़ी, तो डिमांड ही बढ़ी और एक समय ऐसा आ गया है कि डिमांड बहुत ज़्यादा पहुँच चुकी है, सप्लाई क्या है, कम। इसलिए हर एक संसाधन में क्या होती है, सीमित होती हैं, जिसके कारण दुर्लभता उत्पन्न होता है। दूसरा, लोगों की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आपने देखा होगा कि अगर आप सुबह से उठते हो तो आपको सुबह क्या पीते हो, चाय, फिर बिस्किट फिर खाते हो, रसस खा लेते हो, फिर घर पे दोपहर में खाना चाहिए, फिर शाम को अलग वैरायटी चाहिए, दोस्तों घूमने जाना है, ये खाना है, पेप्सी, पिज़्ज़ा, बर्गर चलता रहता है। लेकिन लोगों के पास जो विकल्प है क्या है, बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, और उनकी इच्छाएँ कभी खत्म हो ही नहीं सकती, इसलिए जो चयन की समस्या उत्पन्न होती है उसको हम आर्थिक समस्या यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे आर्थिक समस्या क्या होता है या फिर आपसे कोई पूछे चयन की समस्या क्या होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो यहां तक समझ में आ ही गया होगा। अब पढ़ते हैं अर्थशास्त्र के शाखाएं। जी हाँ दोस्तों, अर्थशास्त्र की शाखाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो मैं आपको व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों पढ़ाऊंगा और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ध्यान से पढ़ना, मैं व्यष्टि बताऊंगा और समष्टि भी, और लास्ट में आपसे पूछूंगा कि बताओ व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में से महत्वपूर्ण कौन है या कौन ज़्यादा बेहतर है। ये क्वेश्चन मैं आपको एंड में पूछूंगा, जब तक आप ध्यान से सुनते रहिएगा कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ये एक ग्रीक भाषा, एक देश है ग्रीक, वहाँ पे एक भाषा हो जाती है ग्रीक भाषा, उनसे लिया गया है। देखो माइक्रो, इंग्लिश में व्यष्टि को बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है, जहाँ माइक्रोस शब्द से लिया गया। ग्रीक में भाषा है माइक्रोस, उससे लिया गया माइक्रो। माइक्रोस का ग्रीक में अर्थ होता है छोटा, तो माइक्रोस का अर्थ क्या हो गया, छोटा। यानी माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के माइक्रोस से हुई है, जिसका अर्थ छोटा होता है। और इसके जो जनक माने जाते हैं वो एडम स्मिथ को माने जाते हैं। किसको माना जाता है, एडम स्मिथ। यानी माइक्रो शब्द का अर्थ छोटा और इसके जनक कौन है, एडम स्मिथ। यहाँ पे व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किसके दोस्तों, व्यक्तिगत इकाई, यानी एक पर्सनल व्यक्ति के अंदर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, एक व्यक्ति के अनुसार देखा जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ये जो होती है डिमांड और सप्लाई पे क्या करती है, डिपेंड करती है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है ये केवल मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। मांग और पूर्ति बढ़ेगी तो व्यष्टि अर्थशास्त्र बढ़ेगा।
इसको हम कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कीमत सिद्धांत यानी तय करती है कि कीमत कैसे होगा, अगर डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड घटेगा। ये डायरेक्ट और मतलब एक दूसरे पे क्या होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। ये कहते हैं कीमत सिद्धांत। यानी कि दोबारा सुनिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के माइक्रो से इसका अर्थ छोटा होता है। वहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है और ये व्यक्तिगत इकाइयों को बढ़ावा देते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों पर किया जाता है। ये मांग और पूर्ति पर निर्भर होते हैं। इसको दूसरा नाम कीमत सिद्धांत भी कह सकते हैं। वहीं जो समष्टि अर्थशास्त्र है यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेमेस्टी यानी कि मैक्रो शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा से हुई है, जो माइक्रो से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, माइक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। यानी इसका अर्थ होता है छोटा और इसका अर्थ होता है बड़ा। ठीक है। दूसरा, इसके जनक जो हम किन्स को बोल सकते हैं। पूरा किन्स तो नहीं आएगा, समझिए जब हुआ क्या था, सब चीज़ ठीक चला था। एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे यानी परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जो सिद्धांत दिया तो सही चल रहा था। लेकिन 1930 में क्या हो गया, एकदम से अमेरिका के शेयर बहुत गिर गए, हैक हो गया, शेयर मार्केट पूरा डाउन हो गया। और उसके बाद से जो परंपरावादियों ने अपनी सिद्धांत दिए थे, थ्योरी दी थी, वो गलत साबित हो गई थी। तो उसके बाद जो किन्स आए थे उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था और उसके बाद हम किन्स का सिद्धांत पढ़ते आ रहे हैं। ये 12th क्लास का टॉपिक है जिसे मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इसके ऊपर एक अलग ही वीडियो बनेगी पूरी बड़ी सी। तो इसके जो जनक हम बोल सकते हैं, लगभग 80% तो बोल ही सकते हैं कि इसके जनक किसको मानते हैं, किन्स को माना जाता है। दूसरा, ये जो है ये संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन कराती है। देखना, ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कराती है जबकि ये संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करवाती है। तीसरा, ये समग्र मांग और समग्र पूर्ति यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे क्या करती है, डिपेंड। ये केवल डिमांड और सप्लाई था, बताया था मैंने, डिमांड और सप्लाई। लेकिन यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई संपूर्ण विश्व की मांग और संपूर्ण विश्व की पूर्ति बता रहा है। आगे इसे हम ये आय और रोजगार के सिद्धांत पे क्या होता है, आधारित। यानी ये कीमत सिद्धांत पैदा होता है जहाँ प्राइस और डिमांड को देखते हैं और यहाँ पर आय, इनकम के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट, आय और रोजगार के सिद्धांत को देखा जाता है। तो आप सभी ने पूरा पढ़ लिया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो आप अगर नहीं पढ़े तो जल्दी 10-15-20 बैक कीजिए 10 सेकंड और उसके दोबारा से वीडियो देखिए, फिर समझिए क्या होता है। अब आप सबको जवाब दीजिए, मन में सोच लीजिए कि दोनों में से समष्टि बेटर है या व्यष्टि। ध्यान से सोचिए, फिर मैं आपसे भी पूछूंगा तुरंत कि दोनों में ज़्यादा बेटर कौन है, समष्टि या फिर व्यष्टि। चलो मैं ही बता देता हूँ, कोई नहीं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है समझिए एक परिवार है। क्या है दोस्तों, एक फैमिली है, परिवार है, वो क्या कर रही है, बचत कर रही है। क्या कर रही है, बचत कर रही है। तो एक परिवार क्या कर रही है, पैसों को सेव कर रही है। तो इससे क्या होगा, इस परिवार को फायदा होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, यस या नो, कमेंट जल्दी करो फटाफट, जल्दी। हाँ होगा। ये जब एक परिवार बचत करे तो उस परिवार क्या होगा, फायदा होगा। यानी वो परिवार क्या करेगी, थोड़ी पैसा जमा करेगी तो फ्यूचर में यूज़ कर सकती है कि नहीं। अगर हाँ तो जल्दी कमेंट में यस करें। दूसरा, एक बार ये समझ लिए, दूसरा चीज़, अगर मान लो पूरे विश्व में सभी परिवार बचत करें तो क्या अब पूरे विश्व को फायदा होगा। ध्यान सोचिए, जब एक परिवार बचत करे तो फायदा होगा, लेकिन जब संपूर्ण विश्व का परिवार क्या करे, बचत करे तो क्या फायदा होगा, नहीं होगा। फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि जब मान लो पूरी दुनिया में सभी लोग बचत कर लेंगे तो पैसा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से क्या हो जाएगा, बाहर आएगा, आय के चक्रवात से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, जिसके कारण देश के अंदर से मांग गिर जाएगी। पैसा ही नहीं होगा, कोई डिमांड नहीं करेगा, डिमांड नहीं करेगा तो उत्पादन गिर जाएगा। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन। अब हम मान लो पार्ले जी वाला बिस्किट है, हम पार्ले जी की डिमांड ही नहीं करेंगे तो पार्ले जी वाला बिस्किट क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। दूसरा, अगर बिस्किट की कंपनी बंद हुई तो लोगों को रोजगार से क्या हो जाएगा, रोजगार से वे बाहर हो जाएंगे, और रोजगार से बाहर आ जाएंगे तो देश के अंदर, हाँ दोस्तों, देश के अंदर गरीबी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, गरीबी। तो आप, मैं एक ही क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत में पूछा था आपसे, क्या दोनों में से कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण है या एक ही सर्वश्रेष्ठ है, तो ना ही तो दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ना ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन दोनों का अध्ययन करना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इकोनॉमिक्स, व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे पे क्या डिपेंड करते हैं। अगर हम दोनों का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।